क्लास 9th क्लास है। तो हम आपको काव्य खंड से पाठ 6 मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको इनकी कविता पंचवटी पढ़ा देते हैं। पहला है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो छीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने जो पंचवटी नाम का एक पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसके बारे में बताते हुए उनकी सुंदरता को बताते हुए वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी की रात्रिकालीन, मतलब जो रात की जो सुंदरता होती है पंचवटी की, उसकी वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें पानी और पृथ्वी पर क्रीड़ा करती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब जब चंद्रमा की जो किरणें होती हैं रात में, जब चंद्रमा की किरणें जब निकलती हैं तो उसकी किरणें पानी और पृथ्वी में क्रीड़ा करती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। पृथ्वी और आकाश में निर्मल चांदनी फैल रही है। मतलब पृथ्वी से लेके आकाश तक चंद्रमा की जो निर्मल किरणें होती हैं वो फैल रही हैं। हरी घास के नोकों के रूप में पृथ्वी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। तो हरी घास पे जब हरी घास की नोक पर जब उसकी रोशनी पड़ती है तो वो अपनी प्रसन्नता दिखाते हुए अपनी सुंदरता व्यक्त कर रही है। जिस प्रकार कोई सुंदरी जब प्रसन्न होती है तो रोमांचित हो जाती है, उसी प्रकार जैसे कोई सुंदर स्त्री जब प्रसन्न हो जाती है तो जैसे वो खुश रहती है, उसी तरह हरी घास की नोकों के रूप में पृथ्वी भी प्रसन्न हो रही है। तो जैसे कोई सुंदर स्त्री जब प्रसन्न होती है तो खुश नज़र आती है, वैसे ही जब हरी घास पे चंद्रमा की जो रोशनी है वो जब पड़ रही है तो वो भी उसी के समान प्रसन्न दिखाई दे रही है। वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो कि वे धीरे धीरे चलने वाली वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। मतलब जो पेड़ हैं वो कैसे लग रहे हैं, मानो कि धीरे धीरे जो हवा चल रही है उन्हीं से वे झूम रहे हैं। इस प्रकार प्रकृति बड़ी ही प्रसन्न दृष्टिगोचर दिखाई दे रही है और इसी कारण, इसी वजह से पूरी जो प्रकृति है वो प्रसन्न दिखाई दे रही है। अगला है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्मक मना, जग रहा यह कौन धनुषधर, जबकि भुवन भर सोता है भोगी कुसुमा योगी सा बना दृष्टिगत कौन है। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लक्ष्मण की कर्तव्य निष्ठता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और कहते हैं कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। तो पंचवटी की जो पेड़ की छाया है उसमें क्या है, एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ पत्थर की जो शिला होती है उस पर धैर्यशाली वीर और निडर मन वाला एक धनुषधर बैठा हुआ है जो जग रहा है। मतलब एक लक्ष्मण ही ऐसे हैं जो उस रात जग रहे हैं जबकि पूरा संसार सो रहा है। यह धनुषधर भोगी कामदेव के समान है। तो यह जो धनुषधर है वह कामदेव के समान सुंदर है, जो योगी सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो धनुषधर है वो कामदेव के समान सुंदर हैं और योगी के समान बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस रात में केवल अकेला जग रहा है जबकि पूरा संसार सो रहा है। यहाँ पर कवि ने कामदेव के समान सुंदर योगी वेशधारी लक्ष्मण का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है और इसमें भाषा है साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली है भावात्मक। अगला है
किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में, बैठा आज विराग लिए। बना नहीं है पहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है जीवन है। यहाँ पर कवि ने योगी के समान कुटिया के रक्षक लक्ष्मण के संबंध में अनेक प्रश्न किए हैं और बताया है कि इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा के लिए इसने अपनी नींद को खराब कर लिया है और पूरी रात अकेला इस संसार में जग रहा है। तो इस संसार में ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है। कुटिया के सम्मुख सामने बैठा हुआ यह व्रती वीर लक्ष्मण नींद को त्याग करके कौन सा व्रत किए हुए बैठा है। मतलब यहाँ पर यह कुटिया के सामने लक्ष्मण अपना कौन सा ऐसा व्रत लिया है जिसलिए वो अपनी नींद को त्याग कर बैठा है। यह राज्य भोगने योग्य राजकुमार है। यह तो लगता है कि कहीं का राजकुमार है जो आज इस वन में वैराग्य लिए हुए बैठा है। मतलब लगता तो है कि यह राजकुमार है, पर आज यह इस वन में वैराग्य लिए क्यों बैठा है। जिस कुटिया का रक्षक बना है उसमें ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा के लिए वह रात दिन जगता रहता है। मतलब कह रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं कि उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसके लिए लक्ष्मण दिन रात जग कर उसकी रक्षा करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि निश्चय ही कुटिया में कोई मूल्यवान वस्तु होगी जिसकी रक्षा के लिए इस वीर को रखा गया है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है, प्रश्न कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस कुटिया में बहुत बहुमूल्य वस्तु रखी है जिसकी रक्षा ये कर रहे हैं। उस मूल्यवान धन की रक्षा में इसका तन मन और जीवन लगा हुआ है। उसी मूल्यवान वस्तु की रक्षा के लिए इसने अपना तन मन और जीवन लगा दिया है। यहाँ पर कवि ने लक्ष्मण की कर्तव्यनिष्ठता, एकाग्रता एवं तपस्या पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। अगला है, मत्स्य लोक मलिन मिटेने, स्वामिनी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो पहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचारी माया ठहरी है। यहाँ पर कवि ने अमूल्य निधि के रूप में सीता को बताया। मतलब यहाँ पर कवि ने जो अमूल्य वस्तु थी उसको, अमूल्य निधि को सीता को बता रहे हैं और निशाचारी माया में उसकी रक्षा लक्ष्मण जैसा वीर पहरी कर सकता है। यहाँ पर इसी की विषय वस्तु बताई गई है। तो यहाँ पर जो बहुमूल्य वस्तु की बात हो रही थी वो सीता को बताया गया है और इसीलिए लक्ष्मण जैसा वीर उसकी रक्षा करता है। कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने तीनों लोकों की मलिनता अर्थात पाप समाप्त करने के लिए अपने पति भगवान राम के साथ सांसारिक दुखों और क्लेश को समाप्त करने के लिए यहाँ आई हैं। तो सीता माता जितने भी भगवान राम के पाप थे और सांसारिक दुख थे उनको समाप्त करने के लिए वो यहाँ पर आई, राम जी के साथ आई थी। उसी तीनों लोकों की लक्ष्मी सीता ने अपने निवास के लिए इस कुटी का चयन किया है और वो जो तीनों लोकों की लक्ष्मी हैं, धन देने वाली हैं, उन्हीं सीता ने इस कुटिया में निवास किया है। महाराज रघु के वीर वंश की यह सीता मर्यादा है। मतलब यह सीता जो है वो मर्यादा, लाज और मर्यादा की देवी है। अतः इतनी मूल्यवान सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जैसा पहरी ही उपयुक्त होगा। मतलब जो तीनों लोकों की लक्ष्मी है, धन देने वाली हैं और अपने पति के सभी पापों को दूर करने के लिए, सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए वो
अपने पति श्री राम जी के साथ यहाँ आई हैं और ये रघुकुल की मर्यादा है। अतः सीता इतनी मूल्यवान है कि ऐसी सीता की रक्षा लक्ष्मण जैसे वीर पहरी ही कर सकते हैं। अभी रात्रि शेष है और पंचवटी निर्जन स्थान है। मतलब अभी तो रात्रि ख़त्म होने में बहुत समय बाकी है और पंचवटी क्या है, एक सुनसान स्थान है। उस पर भी रक्षकों के प्रपंच हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे राक्षस हैं। ऐसी स्थिति में सीता जैसी अमूल्य धरोहर की रक्षा के लिए लक्ष्मण जैसे सजग पहरी पहरा दे रहा है। मतलब ऐसी स्थिति में जहाँ पर पंचवटी का जो स्थान है वो एकदम सुनसान है और उस पर राक्षस भी आते जाते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सीता जैसी अमूल्य धरोहर की रक्षा लक्ष्मण जैसे पहरी ही सजग रहेंगे। यहाँ पर सीता वीर वंश की लाज है, अतः उसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण जैसा वीर और तपस्वी व्यक्ति ही उपयुक्त पात्र है। ये भाषा है साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली है चित्रात्मक और रस है शांत। अगला है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ है, यह है क्या ही निस्तंभ निशा है, स्वच्छ समुद्र गवा निरंतर है कौन दिशा, नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर पंचवटी के मनोरम वातावरण का चित्रण करते हुए मैथिली शरण जी गुप्त कहते हैं, पंचवटी की रात्रिकालीन रात की जो वातावरण है वह बहुत ही मनोरम है, सुंदर है। निर्मल चांदनी फैली हुई है तथा रात्रि शोरगुल रहित है। मतलब जो पंचवटी का जो रात्रि का वातावरण है वो कैसा है, इसके बारे में बता रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ पर निर्मल चांदनी का जो प्रकाश है वो फैला हुआ है और रात्रि जो है वो बिना शोरगुल वाली है। मतलब वहाँ कोई भी एक भी आवाज़ नहीं आ रही है। वातावरण एकदम शांत है। मंद मंद सुगंध पवन स्वतंत्र पूर्वक बह रही है। मंद मंद हवा चल रही है। ऐसी कोई भी दिशा नहीं है जिसमें आनंद ना हो, अर्थात दशों दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। फिर भी नियति नटी के क्रियाकलाप चल रहे हैं। मतलब चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि भाग्य चक्र को काल चक्र ही घुमाता है। मतलब अगर भाग्य चक्र चल रहा है तो उसको काल चक्र, समय का चक्र ही घुमाता है। वातावरण की निस्तंभता में भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हो, किंतु नियति नटी अपने क्रियाकलाप अप्रत्यक्ष रूप से ही करती है। कहने का अर्थ यह है कि भले ही लक्ष्मण पहरा देते हुए दिखाई देते हों और सीता सुरक्षित मालूम पड़ती हों, किंतु भाग्य चक्र उन्हें कैसे रहने दे सकता है। वे रावण द्वारा हरण की जाएंगी। मतलब कह रहे हैं कि भले ही वहाँ पर कितनी भी पहरा दे दिया जाए, वहाँ पर लक्ष्मण जैसे वीर रक्षा कर रहे हैं, इसके बाद भी जो हमारा काल भाग्य चक्र है, अगर उसमें बुरा लिखा है तो वो बुरा ही होगा, चाहे वो हम कितना अच्छा करने की कोशिश भी कर लें। जैसे कि लक्ष्मण जैसा पहरी होते हुए भी सीता का हरण हो ही जाता है। नियति नटी ने इस प्रकार के कार्यकलाप मानव की बुद्धि से परे है। नियति का जो कार्य है वो मानव की बुद्धि से परे होता है। मानव ऐसा सोच भी नहीं सकता जो कि नियति कर देती है। ये बहुत शांत और चुपचाप चलते रहते हैं। जो नियति होती है वो बिना कुछ बोले चुपचाप शांत ही चलती है और हम उस पर कुछ भी कर नहीं पाते। यहाँ पर नियति नटी के अज्ञात कार्यकलापों की ओर संकेत करके कवि
ने जहाँ दार्शनिक भावभूमि को उच्चता दी है, वहीं राम, सीता और लक्ष्मण के भाग्य चक्र का भी संकेत किया है। यहाँ पर मतलब नियति के कार्य को भी दिखाया गया है और राम, सीता, लक्ष्मण के भाग्य चक्र का भी संकेत किया गया है। तो बच्चों, आज हमने आपको पंचवटी से 5 कविता पढ़ा दी है। इसके बाद हम इसके आगे से पढ़ा देंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।